हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू प्रिलिम्स स्टैटिक रिवीजन सीरीज। आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमी में अबाउट द फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, जिसमें बैंक और नॉन बैंक दोनों कवर करेंगे। अरे आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ बैंक तक ही लिमिट रखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नॉन बैंक्स यानी कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड एनबीएफसी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। बैंकिंग सिस्टम की जब बात आती है तो मोस्टली या तो वो कमर्शियल बैंक हो सकते हैं या फिर डिफरेंशियल बैंक। डिफरेंशियल बैंक इन द सेंस कि उनका काम बैंकिंग वाला ही होता है, बट ये एक स्पेशल पर्पस के लिए सेटअप किए जाते हैं। राइट, लाइक टारगेटेड, एक टारगेट करना है किसी स्पेशल सेक्टर को, जैसे आरआरबीस हैं तो रीजनल रूरल बैंक को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोकल एरिया बैंक, एक लोकल एरिया, एक डिस्ट्रिक्ट या दो डिस्ट्रिक्ट को टारगेट कर रहे हैं। उस तरह स्मॉल फाइनेंस, छोटे छोटे फाइनेंस दिए जाए और पेमेंट बैंक। राइट, और कमर्शियल में पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन। पब्लिक मींस जिसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप होगी। एंड एनी किसी भी केस में ये 51% होनी चाहिए एटलीस्ट, तभी उसको आप पब्लिक सेक्टर कहोगे। हालांकि अभी गवर्नमेंट ने सिर्फ मैक्सिमम 20% तक एफडीआई अलाउ की है, इसमें उससे ज्यादा एफडीआई अलाउ नहीं करता है। 20% ज्यादा एफडीआई अलाउ नहीं की जाती पब्लिक सेक्टर बैंक में। राइट, प्राइवेट सेक्टर में 49% से लेकर 74% तक हो सकती है। 49% ऑटोमेटिक रूट, 74 गवर्नमेंट परमिशन के साथ। ठीक है, और फॉरेन बैंक उनकी तो ओनरशिप फॉरेन के हाथ में ही होती है। क्लियर, तो एक एक करके सबको समझेंगे। पहले थोड़ा बैंकिंग हिस्ट्री जानते हैं। देखिए, पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पर एकदम प्राइवेट बैंक के तौर पर सबने शुरू किया, जैसे लाला लाजपत राय जी ने शुरू किया था आपका पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, बड़ौदा के महाराज ने शुरू किया था बड़ौदा बैंक। तो इस तरीके से पहले प्राइवेट सेक्टर की तरह शुरू हुए और वो सब रजिस्टर किए गए थे एज अ कंपनी। ठीक है, दे वर रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। बट दिक्कत ये थी कि उस टाइम वो सब प्राइवेट बैंक थे, कोई सीआरआर, एसएलआर, इस तरह की चीजें नहीं थी। तो उनकी जो मॉनिटरिंग होती थी वो काफी काफी लैक्स हो जाती थी। राइट, इसके बाद जाकर 1926 में अंडर हिल्टन यंग एक कमीशन सेटअप की गई बाय ब्रिटिशर्स, जिसका पूरा नाम था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी। ठीक है, उसने रेकमेंड किया कि हमें बनाना चाहिए एक सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमें बनाने की जरूरत है। बट उस टाइम किसी ने इतना ज्यादा सीरियसली लिया नहीं। ठीक है, उसके बाद 1929 में हमें पता है कि वर्ल्ड ओवर ग्रेट ग्रेट डिप्रेशन आया। ठीक है, जिसने कैपिटलिस्ट मॉडल को भी क्रिटिसाइज किया कि कैपिटलिस्ट मॉडल पूरी तरीके से ठीक नहीं है। ओके, तो 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो इंडिया के काफी सारे बैंक्स उस टाइम फेल कर गए, क्योंकि कोई नॉर्म्स ही नहीं थे। सीआरआर, एसएलआर, ये सब नॉर्म्स थे नहीं, कोई बफर रखना नहीं होता था, रिजर्व कुछ रखना नहीं है। तो जो पैसा आता था लोन में दे देते थे आके, और जब ये ग्रेट डिप्रेशन आया तो जिन लोगों ने लोन लिया था उन वो सब डिफॉल्ट मार गए। ठीक है, और उस डिफॉल्ट की वजह से डिपॉजिटर का पैसा रिस्क में आ गया। तो इस ग्रेट डिप्रेशन की वजह से ऑलमोस्ट 450 से भी ज्यादा बैंक्स कोलैप्स कर गए इंडिया के। ठीक, तो अब गवर्नमेंट सीरियस हो गई कि यस, वी नीड टू सेट अप एन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इन सभी बैंकों पर एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रखेगा। ठीक है, तो फिर 1934 में जाकर आरबीआई एक्ट इनेक्ट किया गया। दिस वाज इनेक्टेड एंड 1935 फ्रॉम 1 अप्रैल, जो कि आज भी हमारा फाइनेंशियल ईयर यहीं से शुरू होता है, 1 अप्रैल से आरबीआई ने अपनी फंक्शनिंग शुरू की, जिसमें पहले गवर्नर बने सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, लेकिन बात यह है कि यहां पर गवर्नमेंट की जो ओनरशिप थी, गवर्नमेंट ओनरशिप, वो हार्डली 4.4% थी। ठीक है, यानी कि अभी भी आरबीआई भी जब सेटअप हुआ इनिशियली तो एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर्स के कंट्रोल में ही सेटअप हुआ था। ठीक है, अब हमने जाना था पिछले लेक्चर में कि आरबीआई एक्ट के अंडर में एक शेड्यूल होता है। ठीक है, शेड्यूल सेकंड, आरबीआई एक्ट है, उसके अंडर में एक शेड्यूल सेकंड होता है। इसमें जिस बैंक के नाम आ जाते हैं उनको हम कहते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक। शेड्यूल कमर्शियल बैंक, और जिसका नाम इस शेड्यूल में नहीं होगा वो कहलाता है आपका नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। ठीक है, अब क्योंकि आप शेड्यूल में आ गए हो तो आपको आरबीआई के नॉर्म्स भी फॉलो करने पड़ेंगे, यानी कि आपको सीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा विद आरबीआई। ठीक है, एसएलआर भी मेंटेन करना पड़ेगा। एसएलआर का कंसेप्ट थोड़ा लेट निकल के आएगा, लेकिन आपको मतलब अब रिजर्व में कुछ पैसा रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर बाद में ये ऑसबॉर्न स्मिथ पहले गवर्नर बने, उसके बाद सीडी देशमुख जो हमारे बाद में फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, वो पहले इंडियन गवर्नर बने। अगर कभी पूछा जाए तो, वैसे सिविल सर्विस में तो नहीं पूछा जाता इस तरह का, लेकिन आपके सीडीएस, सीएपीएफ टाइप की एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है। इसके बाद देन इन 1948, अब क्योंकि देखिए अब यहाँ पे हमें इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी।
लेकिन ये जो शेयर होल्डिंग थी अभी भी 4.4% सिर्फ गवर्नमेंट ओनरशिप, ये अभी भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। जब गवर्नमेंट आरबीआई से कह रही है कि आप इस तरीके से काम कीजिए, ठीक है, गरीबी ज्यादा है देश में तो थोड़ा लोन उस हिसाब से दीजिए, इंटरेस्ट रेट कम रखिए। बट आरबीआई का कहना था कि मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मेरी शेयर होल्डिंग उतनी है ही नहीं, ठीक है, और गवर्नमेंट का भी पूरा कंट्रोल नहीं था क्योंकि शेयर होल्डर्स प्राइवेट थे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने 1948 में नेहरू जी ने इसका आंसर दिया कि ओके, लेट्स ट्रांसफर आरबीआई टू गवर्नमेंट, ठीक है। तो आरबीआई ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक्ट इनेक्ट हुआ, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक्ट 1948, ठीक है। अब आरबीआई पूरी तरीके से आ गया गवर्नमेंट के कंट्रोल में, यानी कि अब आरबीआई पर दो जिम्मेदारियां हो गई है। पहला कि आरबीआई को पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ेगा अगर कुछ पूछा जाएगा तो, ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट का कंट्रोल अब इस पे आएगा। दूसरा दूसरा ये कि इसको जो भी प्रॉफिट वगैरह ये अर्न करेगा उस पर डिविडेंड पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और वो आज भी डिविडेंड पे करता है, ठीक है, आरबीआई आज भी अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड पे करता है। लेकिन स्टिल आरबीआई का कहना था ठीक है अभी भी मेरे पास उतनी पावर नहीं है जितनी मुझे चाहिए, तो गवर्नमेंट ने इसमें इनेक्ट करके दिया उसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। राइट, इसके इसमें आरबीआई को सारी पावर्स मिल गई जो उसके पास आज तक है। जैसे अगर किसी को बैंक ओपन करना है तो आपको लाइसेंस लेना होगा वहां से जाके, ठीक है, आपको न्यू ब्रांचेस ओपन करनी है तो भी आपको आरबीआई की परमिशन लेनी होगी। आरबीआई आप पे कुछ ऑडिटिंग नॉर्म्स वगैरह इंपोज करेगा, किस तरीके से आपको अपने ऑडिट्स वगैरह कंडक्ट करने हैं, राइट। इसी में आपके साथ एसएलआर भी इंपोज किया गया, और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था जो सीआरआर आपको मेंटेन करना होता है 4% या वॉट एवर जो भी आरबीआई रिकमेंड करता है, वो सीआरआर हम मेंटेन करते हैं अंडर द आरबीआई एक्ट, जबकि एसएलआर हम लोग मेंटेन करते हैं अंडर द एक्ट ऑफ 1949, ठीक है, ये डिफरेंस भी उसमें हमने देखा था, राइट। उसके बाद डिपॉजिटर के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने होंगे आपको, ये भी आरबीआई की जिम्मेदारी थी। उसके इसके अलावा अगर किसी बैंक का मर्जर वगैरह करना है, जैसे एसबीआई की सभी ब्रांचेस और एक और भारत महिला बैंक हुआ करता था उन सबको मर्ज कर दिया गया और एक सिंगल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया, ठीक है। तो मर्जर करना हो या इवन शट डाउन भी अगर करना हो किसी को कि ये बैंक गलत काम कर रहा है, ठीक है, ये डिपॉजिटर का पैसा मिसयूज कर रहा है, तो ये सब भी किया जा सकता है, और ये सारी पावर दी गई अंडर दिस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। तो हम 1949 तक आ गए इसकी इवोल्यूशन हिस्ट्री में। इसके अलावा कुछ बेसिक बातें इसके बारे में, जैसे आरबीआई का अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो आरबीआई में कुछ ऑफिशियल भी होते हैं, ऑफिशियल डायरेक्टर्स, कुछ नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा एक बात यहाँ पर, ठीक है। ऑफिशियल डायरेक्टर में एक तो आरबीआई के गवर्नर आ गए, बट अगेन ये भी गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। इसके अलावा 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, और अलग से भी गवर्नमेंट 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को यहाँ पे बिठाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, ठीक है। 10 डायरेक्टर्स जो नॉमिनेट करती है, गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती है इनको, और 4 डायरेक्टर होते हैं जो आरबीआई के रीजनल बोर्ड को संभालते हैं, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 बोर्ड होते हैं, ठीक है, तो चारों में एक एक डायरेक्टर बिठाया जाता है। ये सब अंडर आरबीआई एक्ट ही किया जाता है, जो आपका 1934 का एक्ट है उसी में, कि 4 डेप्यूटी गवर्नर होंगे। लेकिन अब बात ये है कि ये जो आपके डेप्यूटी गवर्नर हैं, ये 4 डेप्यूटी गवर्नर, इनको सिलेक्ट कौन कर रहा है? इनको सिलेक्ट करती है हमारी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी ये करती है। और इस कमेटी को हेड कौन कर रहे हैं? इसको हेड करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, और कैबिनेट सेक्रेटरी यानी कि गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली सारे ऑफिशियल जितने भी आरबीआई में लगे हुए हैं सबका कंट्रोल अल्टीमेटली गवर्नमेंट के ही हाथ में है, ठीक है। ये सर्च कमेटी कर देगी, इसके नाम फिर सेंड कर दिए जाएंगे हमारी जो कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स है, ठीक है, सीसीए, और सीसीए के हेड खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ओके, तो इनडायरेक्टली कहने के लिए है कि ये आरबीआई के ऑफिशियल्स हैं, ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, बट इनडायरेक्टली तो सभी के सभी गवर्नमेंट के थ्रू ही अपॉइंट हो रहे हैं। ऑलराइट, अब इसके बाद आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है आरबीआई के फंक्शंस को लेकर, सॉरी। तो आरबीआई के फंक्शंस की अगर बात की जाए तो आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो अलग अलग हेड में। जैसे पहले तो वो सर्विस दे रहा है एक बैंकर की, एज ए बैंकर, और एज ए बैंकर ये दोनों को सर्विस दे रहा है, गवर्नमेंट को भी दे रहा है, ठीक, और ये बैंक्स को भी दे रहा है। जैसे बैंक्स को लोन वगैरह देता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह को मैनेज करता है। उसके अलावा एमएसएफ वगैरह वगैरह,
ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट के जो डेट्स वगैरह भी होते हैं वो भी आरबीआई ही मैनेज करता है। राइट, तो एक तो हो गई इसकी सर्विस बैंकर की। दूसरी दूसरा फंक्शन है इसका एज अ रेगुलेटर। ठीक है, एज अ रेगुलेटर ये बैंक्स को रेगुलेट भी कर रहा है, उनको लाइसेंस भी इशू करता है, उनके मर्जर वगैरह को भी प्लान करता है। इसके अलावा एनबीएफसी को भी मैनेज करता है। एनबीएफसी अभी हम आगे जानेंगे। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, इसके बारे में भी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे। डिजिटल पेमेंट वगैरह, ठीक है, जैसे अभी पेटीएम पर उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आप ठीक से वर्क नहीं कर रहे हो। ठीक है, और सिमिलरली ये कंट्रोल करता है एज अ कंट्रोलर, रोल एज अ कंट्रोलर रोल, ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है अपने रेपो रेट को ऊपर नीचे करके। उसी तरीके से इन्फ्लेशन को मैनेज करता है थ्रू अपनी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, इसके बारे में हमने लास्ट में जाना था। और उसके अलावा फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व को भी मेंटेन करता है। और फॉरेक्स कभी डॉलर रिलीज कर देगा मार्केट में जब हमारा रुपये ज्यादा गिर रहा होगा, या कभी डॉलर को सक कर लेगा मार्केट से जब हमारा रुपये ज्यादा एप्रिशिएट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये इतने सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। राइट, इसके अलावा मनी सप्लाई को इशू करने के लिए हमने जाना था वहां पर M0, जब हमने पिछला लेक्चर किया था तो उसमें हमने जाना था ना, क्रिएशन ऑफ मनी विच इज नोन एज M0। राइट, फॉरेन एक्सचेंज में फेमा जो एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसको भी यही यही मैनेज करता है। राइट, जब बात आती है बैंकर बैंकर सर्विस की, तो आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था, आरबीआई एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। मैंने इस लेक्चर में पीवाईक्यूज ऐड नहीं करे हैं क्योंकि उसमें मेरा उसमें एक्स्ट्रा टाइम चला जाता है हमारा। बट वो क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप पे भी पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, ऐसे इजी क्वेश्चन आए हैं पहले कि लैंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट का मतलब क्या होता है। बट देखिए ये क्वेश्चन अगेन मैं आपको बहुत स्ट्रिक्टली बोलता हूँ, 2019 के पहले के पीवाईक्यू देख के तैयारी मत करना। तब के पेपर काफी इजी है, 16, 17, 18 इनके पेपर काफी इजी आते थे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मिलते थे। 19 के बाद से पेपर का लेवल बहुत हाई हुआ है। सो क्वेश्चन पीवाईक्यू करने भी हैं तो पिछले 5 साल के, उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है आपको। बाकी फिर भी करना है तो वो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ओके, तो ये सब इसके फंक्शंस आ गए। ठीक है, काफी सारे हैं, 8-10 जान लिए हमने। इसके अलावा अच्छा, एक और टर्म आता है यहाँ पे, एजेंसी बैंक। ये न्यूज़पेपर में भी हमें 1-2 बार देखने को मिला, तब मैंने इसको अवॉइड कर दिया था कि हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। सी एजेंसी बैंक अब आरबीआई गवर्नमेंट के सारे फंक्शंस तो मैनेज कर रहा है। ये आरबीआई गवर्नमेंट के डेट मैनेज कर रहा है, फिर इवन इनकम टैक्स वगैरह भी कलेक्शन होता है, जीएसटी वगैरह ये सब इनकम टैक्स वगैरह जो कलेक्शन होता है तो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ही होता है, तो देखना आरबीआई नहीं है। तो आरबीआई इसके लिए चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, उनको अपनी एक एजेंसी के तौर पे नॉमिनेट कर देता है कि आप मेरे एजेंसी बैंक कहलाएंगे, आप मेरे बिहाफ में ये वर्क करेंगे। ठीक है, जैसे टैक्स मनी कलेक्शन करना, सैलरी पेंशन डिस्बर्स करना लोगों की, स्मॉल सेविंग स्कीम्स में जो पैसा आता है उसको कलेक्ट करना। ठीक है? तो ये एजेंसी बैंक एज अ आरबीआई के बिहाफ में ही काम करते हैं, बट काम सिर्फ आरबीआई का ही करेंगे वो। ओके, इसके अलावा आगे चलते हैं। ई कुबेर प्लेटफॉर्म के बारे में हमने जाना था, ठीक, जिसमें वो सारी बाइंग एंड सेलिंग हो रही थी गवर्नमेंट बॉन्ड्स की, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, उसमें अब तो रिटेलर्स को भी अलाउ कर दिया गया है। ठीक है, वो कहलाता है हमारा एक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ठीक है, एक पोर्टल है आरबीआई का, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ठीक है, सभी बैंक्स का, ऑल बैंक्स हैव देयर करेंट अकाउंट हियर। ठीक, सभी बैंक का करेंट अकाउंट यहीं पे होता है। ठीक है, अब रिटेल इन्वेस्टर्स को भी अलाउ कर दिया गया है। तो ये हमने आरबीआई के बारे में कुछ फंक्शन जान लिए। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक ऑफ द डे पर, जिसका नाम है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, इस पे पूरा फोकस करना है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसी को समझना है सबसे ज्यादा। एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। सी अभी हम शेड्यूल वालों की बात कर रहे हैं। ठीक है, शेड्यूल शेड्यूल में चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, जरूरी यह है कि आपके पास पेड अप कैपिटल होनी चाहिए 5 लाख की।
अब आपको लगेगा कि 5 लाख तो बहुत छोटा अमाउंट है, हाँ तो छोटा अमाउंट है, अभी उसमें आएंगे। लेकिन सेकंड कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, दैट यू शुड नॉट कंडक्ट द बिजनेस दैट इज हार्मफुल टू डिपॉजिटर। ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन जो होती है ना, इसको मीट करना ज्यादा जरूरी है अगर आप शेड्यूल बैंक बनना चाहते हो। और अगर आप दोनों कंडीशन मीट कर लेते हो तो ओके, आप आपको आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में ऐड कर दिया जाएगा, एंड यू विल बी नाउ कॉल्ड एज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, डिपेंडिंग कि आप प्राइवेट हैं या पब्लिक हैं। ऑलराइट, तो ये दो कंडीशन है, ये समझ में आई आपको? नाउ आप दोनों में जरा डिफरेंस जानते हैं कि शेड्यूल, अगर कोई शेड्यूल बन गया और कोई सा नॉन शेड्यूल रह गया, तो दोनों में फर्क क्या है, शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल। इसके इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी पीवाईक्यू टेलीग्राम ग्रुप में, या फिर मैं इसके साथ, जैसे पहले हमने 50 क्वेश्चन का सेशन किया था, हम वैसा कर लेंगे, लेकिन उसमें आपको दिख जाएगा। बट अभी वो पीवाईक्यू बीच में आ जाता है तो फिर उससे मोमेंटम टूट जाता है। ठीक है, एंड मैं लेक्चर को ज्यादा लेंथी नहीं खींचना चाहता, मैक्स 40 मिनट्स पर, उतने में हमें खत्म कर देना चाहिए अपना टॉपिक। ओके, सी शेड्यूल में कमर्शियल बैंक भी हो सकते हैं, यानी कि आरबीआई के शेड्यूल में कमर्शियल बैंक्स को भी ऐड किया जा सकता है, एंड कॉपरेटिव्स को भी। कॉपरेटिव्स के बारे में भी थोड़ी देर बाद जानेंगे। ठीक है, दोनों के दोनों आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में ऐड किए जा सकते हैं। राइट, उसी तरीके से नॉन शेड्यूल में भी दोनों आ सकते हैं, कमर्शियल बैंक्स भी एंड कॉपरेटिव बैंक्स भी। शेड्यूल बैंक्स जो होते हैं, इनको सीआरआर डिपॉजिट करना होता है आरबीआई के पास, जितना भी बोला जाए 4% या जो भी। ठीक है, यहां पर नॉन शेड्यूल बैंक सीआरआर को अपने खुद के पास मेंटेन कर सकते हैं, उन्हें आरबीआई के पास नहीं जमा करना है, बस उनको ये रिजर्व अपने खुद के पास मेंटेन करना है, मतलब ये पैसा लोन पर नहीं देना है। ओके, बट शेड्यूल में आने का एक फायदा ये रहता है कि आप एलिजिबल हो जाते हो आरबीआई की, जो भी हमने लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी देखी थी, रेपो वगैरह। ठीक है, उसमें मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, कभी सडनली आपके पास पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप इसमें एलिजिबल रहते हो। बट नॉन शेड्यूल बैंक एलिजिबल भले ही होता हो, लेकिन यहाँ पे आरबीआई अपना डिस्क्रिप्शन यूज कर सकता है, उसकी मर्जी है, वो देना चाहे तो ठीक, नहीं देना चाहे तो ठीक। उसमें आप कंपलसरी नहीं कह सकते कि आप हमारे लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट हो, जब हमारे पास कोई और चारा नहीं बचेगा तो हमें आपके पास आना पड़ेगा। शेड्यूल बैंक हो तो उसको देना ही पड़ेगा, लेकिन आरबीआई नॉन शेड्यूल में डिस्क्रिप्शन कर सकता है कि मेरी मर्जी है, देना है तो ठीक, नहीं देना है तो ठीक। राइट, इन लोगों को स्ट्रिक्टली अवॉइड अवॉइड करना पड़ता है बाय आरबीआई नॉर्म्स, जो भी आरबीआई के नॉर्म्स होते हैं उनके साथ अवॉइड करना पड़ता है। ठीक है, और इनको भी करना पड़ता है दोनों को, क्योंकि डिपॉजिटर का पैसा दाव पे लगा होता है ना, इसलिए दोनों को करना पड़ता है। ये- इसमें एक इनको सबसे बड़ा फायदा ये मिल जाता है कि गवर्नमेंट के साथ एज अ पार्टनर वर्क कर सकते हैं। जैसे जनधन अकाउंट्स खोले गए, ठीक है, तो उसमें ये बैंक्स ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं, ये तो एलिजिबल ही नहीं होते हैं, ये शेड्यूल बैंक्स नहीं है, तो ये एलिजिबल नहीं होते। हम जैसे जनधन योजना में अगर ये ज्वाइन करना चाहें कि हम अकाउंट खोल देते हैं लोगों के, तो ये एलिजिबल ही नहीं होंगे। राइट, इसके बाद जो पेमेंट बैंक्स होते हैं वो भी इसमें आ सकते हैं, पेमेंट बैंक्स कैन ऑल्सो कम इन दी शेड्यूल लिस्ट। इनको भी कैटेगराइज किया जा सकता है यहाँ पे। ओके, तो ये कुछ फर्क था इन दोनों में। अभी टॉपिक नंबर समझने पे ध्यान दो, क्वेश्चंस की चिंता ना करो, हम इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट अभी हम इसमें ज्यादा पुश नहीं करना चाहते, ठीक है, ब्रेक नहीं चाहते थे। एनीवे, नो सी, हमारे पास तीन, इंडिया में उस टाइम पर तीन मेन प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। राइट, बॉम्बे, मैड्रास एंड बंगाल। राइट, तो तीनों जगह पर ना अपने अपने बैंक्स खोले गए थे, जिनको कहा गया था प्रेसिडेंसी बैंक। और इनके पास खुद का, सबके पास अधिकार था राइट टू इशू द करेंसी। कोई सेंट्रल बैंक नहीं था आरबीआई जैसा जो करेंसी इशू करता था, ये लोग खुद अपनी अपनी करेंसी इशू करते थे। 1921 में 1921 में जाकर इन तीनों को कंबाइन कर दिया गया इनटू द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। राइट, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसी इंपीरियल ऑफ बैंक ऑफ इंडिया को इंडिया ने 1955 में नेशनलाइज किया, और ये कहलाया आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री। 1955 में जाकर ये गवर्नमेंट ने हमारी इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर लिया। ओके,
नो, अब देखिए आज़ादी के बाद क्या है कि गरीबी बहुत ज़्यादा थी, सरकार को भी पैसे की ज़रूरत थी, सब कुछ था। तो इंडिया का मेन फ़ोकस क्या था कि जो बैंक्स वग़ैरह हैं, इसमें पब्लिक का पैसा लॉस ना हो जाए, तो इसलिए हमें मोस्टली पब्लिक सेक्टर बैंक ही ओपन करने हैं, ठीक है? पब्लिक बैंक्स, यानी कि गवर्नमेंट बैंक्स पर ही फ़ोकस रखा गया, नेहरू जी के टाइम ख़ासकर, ठीक है? अब नीयत तो बहुत अच्छी थी कि हाँ, गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे ताकि पब्लिक का पैसा सेफ भी रहे और उसके बाद कि पब्लिक उस पे जैसा गवर्नमेंट चाहेगी वैसा इंटरेस्ट डिसाइड भी कर सकेगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है? आरबीआई तो उसी का बैंक है, तो गवर्नमेंट उस हिसाब से चीज़ें कर सकती है। बट इसके साइड इफेक्ट्स ये होके आए कि पॉलिटिसाइजेशन होने लगा है बैंक का। नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा होने लगा कि हमारे बेटे को लोन दे दीजिए, तो हमारे भतीजे को लोन दे दीजिए और वो सब पॉलिटिक्स से जुड़े हुए होते थे, तो वो लोग जानबूझकर डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा करने लगे। उसके बाद गवर्नमेंट यहाँ पर मैनेज करती थी इंटरेस्ट रेट, कि आपको कितने इंटरेस्ट पर लोन देना है, तो इससे क्या होता था बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो डिक्रीज़ हो गई थी। अब सपोज़ कि मैं कहीं पे बैंक ऑपरेट कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे कितना खर्चा आ रहा है, कितनी मैन पावर लगेगी यहाँ पर या यहाँ पर लोगों की पेइंग कैपेसिटी क्या है। तो उस हिसाब से इंटरेस्ट मुझे अपने हिसाब से डिसाइड करने दीजिए। बट नहीं, वो इंटरेस्ट सरकार वहीं दिल्ली से डिसाइड करती थी। तो इससे बैंक लॉस में जाने लगे, राइट? नो, तो फिर इसके बाद फिर आगे चल के सोचा गया कि नहीं, ये पब्लिक सेक्टर बैंक से तो काम नहीं चलेगा। लेकिन क्योंकि उस टाइम वो कैपेसिटी नहीं थी कि आप प्राइवेट सेक्टर बैंक पे ट्रस्ट कर सको, और फॉरेन बैंक तो दूर की बात है, प्राइवेट पर भी ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते थे लोग। तो सरकार ने और ज्यादा जो प्राइवेट बैंक चल रहे थे उनको भी नेशनलाइज करना शुरू कर दिया। 1969 में इंदिरा जी ने नेशनलाइज किए ऑलमोस्ट 14 बैंक्स को, प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज कर लिया, ठीक है? जिनके पास आई थिंक टोटल डिपॉजिट 200 करोड़ समथिंग हुआ करता था, अगेन फिगर नॉट इम्पोर्टेंट। फिर 1980 में जाकर इन्होंने 6 बैंक्स को और नेशनलाइज कर लिया। इस टाइम शायद डिपॉजिट 500 करोड़ समथिंग हुआ करता था। नो, ये ज्यादा हो गया आज के जमाने के हिसाब से भी, ठीक है? ये हार्डली 20 करोड़ एंड 50 करोड़ आई गेस, ऐसे ही कुछ है। अगेन वो जरूरी नहीं है एग्जैक्ट फिगर जानना। जरूरी ये है कि यहाँ पर नेशनलाइज करने के पीछे मोटिव क्या था। ओके, और गवर्नमेंट ने उस टाइम सभी चीज़ों पर गवर्नमेंट ने यही फ़ोकस किया कि जितनी चीज़ें हो सके गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में रहनी चाहिए। तो जैसे 1955 में इसमें हमने एलआईसी ने सारी इंश्योरेंस कंपनी को अपने अंडर में ले लिया, ठीक है? एलआईसी एक्ट इनेक्ट किया गया और सारी की सारी जितनी एलआईसी कंपनीज़ थी, जो इंश्योरेंस कंपनीज़ थी, उन सभी को अपने कंट्रोल में ले लिया गवर्नमेंट ने। ये ईयर याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब के टर्म्स में है या नहीं आई डोंट नो, बट 2018 के पहले इस तरह की चीज़ें पूछी गई हैं, 3-4 इवेंट्स आपको दे दिए और फिर पूछा गया कौन सीक्वेंस वाइज जमा दो, कौन सा कब हुआ। तो सबसे पहले हमारे यहाँ आरबीआई एक्ट की ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप आया, ठीक है? फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया। 1955 में हमारा एसबीआई नेशनलाइज हो गया। उसी तरह 1955-56 में एलआईसी एक्ट आ गया, राइट? 69 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। 1980 में 6 बैंक और को नेशनलाइज कर दिया गया। उसी तरीके से उसी तरीके से 1972-73 में, अगेन ये ईयर याद रखना जरूरी है क्योंकि यूपीएससी ने पीवाईक्यू इस तरीके से पूछे हैं। तो यहाँ पर जीआईसी एक्ट लेकर आए। लाइक एलआईसी तो लाइफ इंश्योरेंस वाला काम है, लाइफ से रिलेटेड जो इंश्योरेंस है, लेकिन उसके अलावा और भी इंश्योरेंस, जैसे आपके बिजनेस पे आप इंश्योरेंस ले लेते हो, अपनी बाइक पे कार पे इंश्योरेंस लेते हो, तो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट आया और इसने भी सभी जितनी भी प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनीज चल रही थी उन सबको टेक ओवर कर लिया। नहीं, बाद में देखा गया कि ये इतना ठीक नहीं चल रहा है, तो बाद में इस एक्ट को दोबारा से ऑर्गेनाइज किया गया और यहाँ पर जीआईसी की 4 सब्सिडरीज बना दी गई, राइट? ऑल दोस न्यू इंडिया इंश्योरेंस और एयरटेल इंश्योरेंस, इनके एग्जाम भी होते हैं, आप लोग शायद देते भी होंगे, राइट? तो 72-73 में हम यहाँ पे पहुंचे, फिर 1980 में जाकर हमने 6 और बैंक को नेशनलाइज कर लिया, ठीक है? इनका डिपॉजिट था 200 करोड़ से ऊपर। तो ये ऊपर वाला मैंने शायद गलत लिखा है। 1969 में जो नेशनलाइज हुए थे, ये वाला, इस टाइम पे जिनके पास 50 करोड़ तक का डिपॉजिट था, फिर 80 में 200 करोड़ वालों तक के पास, ठीक। बट इसके बाद भी वो नेपोटिज्म जो एक बीमारी थी, उसने बहुत बैंक को नुकसान में ले गया। तो इसके बाद फाइनली 1991 तक आते हम सब क्राइसिस में भी गिर गए थे। तो 1991 में एक इंपॉर्टेंट नरसिम्हन कमेटी बनाई गई, ये आरबीआई गवर्नर थे पहले। ये कमेटी बनाई गई कि बैंकिंग सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स किए जाएं, क्यों बैंक्स इतने घाटे में जा रहे हैं, ठीक है? अच्छे इंटेंशन होने के बाद भी।
क्योंकि वो नेक्सस चल रहा था। लोग अपने रिश्तेदारों को, अभी भी हुआ ये, जो पीयूष गोयल आपके मिनिस्टर है, उनकी वाइफ ने 3.5-4 करोड़ का कुछ लोन लिया कोऑपरेटिव से और वो सब डिफॉल्ट मार दिया उन्होंने। और कोऑपरेटिव आज भी गवर्नमेंट का बहुत इंटरफेरेंस है। आई थिंक अहमदाबाद कोऑपरेटिव के चेयरमैन खुद मिस्टर अमित शाह हैं, राइट। हर जगह आप किसी भी जगह चले जाइए, सब बड़े बड़े मिनिस्टर ही कोऑपरेटिव में चेयरमैन बने बैठे हैं। ओके, और वो अपने बिजनेस के लिए लोन लेते हैं, चुकाया तो चुकाया, नहीं तो डिफॉल्ट मार दिया। ठीक है, ये चीज अभी भी हो रही है, बस पहले कमर्शियल बैंक्स में हो रही थी, अब कोऑपरेटिव्स में होती है। ओके, तो अब ये चीजें जब बहुत ज्यादा चल रही थी तो मनमोहन सरकार थी 2012-13 के आसपास, इन्होंने स्टेप लेना शुरू किए कि हमें मर्जर कंसोलिडेशन करना चाहिए इन बैंक्स का। अब कंसोलिडेशन दो ही तरीके से हो सकता है, या तो मर्ज कर दो बहुत सारे बैंक को किसी एक बैंक में, और या फिर उनको प्राइवेटाइज कर लो। प्राइवेटाइजेशन में करने में इशू ये था कि एक तो खुद उनके वर्कर्स का इशू, उनका कहना था कि हमारी सरकारी नौकरी एकदम से प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाएगी, हम इतनी मेहनत करके वो बने थे, ठीक। तो एक तो उनका इशू था कि उनकी तरफ से काफी प्रॉब्लम आ रहा था कि हम नहीं होने देंगे। दूसरा दूसरा रिजर्वेशन का इशू आ जाता है कि जब अगर एक बार वो प्राइवेटाइज हो गया तो फिर वो रिजर्वेशन एलिजिबल नहीं हो गया, तो आपका जो आप कहते हो सोशल इक्वालिटी एंड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, वो सब चीजें नीचे चली जाती हैं। प्राइवेटाइज करने को बोलते हैं। और तीसरा कि प्राइवेटाइज करना है तो उतना अच्छा अमाउंट भी तो आना चाहिए ना बिडिंग में, कोई टेक ओवर करने को तैयार भी तो हो, ठीक। और प्राइवेट करने में रिस्क ज्यादा हो जाता है, ठीक है। मतलब लोगों का जो ट्रस्ट होता है, जैसे अगर आप किसी बैंक को प्राइवेटाइज करने जा रहे हो तो वहां पे एक रिस्क बढ़ जाता है कि लोग फिर इस पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते कि यार ये प्राइवेट बैंक है, जैसे एक्सिस बैंक पूरा बर्बाद हो गया वो, ठीक है। तो ऐसे में लोग प्राइवेट पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। मर्जर एक बेटर ऑप्शन दिखा। जैसे एसबीआई की काफी सारी ब्रांचेस हुआ करती थी, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, पटियाला, फिर एक भारत महिला बैंक भी खोला था गवर्नमेंट ने महिलाओं को खुश करने की, ठीक है। तो इस तरह की चीजें भी आई, तो मर्जर को ज्यादा प्रेफर किया मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने रादर देन गोइंग फॉर प्राइवेटाइजेशन। बट अब जो मोदी गवर्नमेंट है वो प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा प्रेफर करती है रादर देन गोइंग फॉर मर्जर। ओके, मर्ज का सबसे बड़ा एग्जांपल वही है, भारत महिला बैंक। इसके साथ ही जितने भी एसोसिएट बैंक थे एसबीआई के, अ, बीकानेर, जयपुर था, हैदराबाद, मैसूर, पटियाला, ये सब मर्ज कर दिए गए और एक सिंगल एसबीआई रह गया बस, ठीक है। उसी तरीके से अब मर्जर बैंक में दो दो टर्म्स आते हैं, एक तो अमेलगमेशन, अमेलगमेटिंग बैंक होगा एक, और एक होगा एंकर बैंक, ठीक है। यानी कि एंकर बैंक जिसमें मर्ज हो रहा है, जैसे पीएनबी में मर्ज हुआ था ओरिएंटल बैंक, तो ओरिएंटल बैंक कहलाएगा अमेलगमेटिंग इनटू द एंकर बैंक दैट इज पीएनबी। ओके। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट अपनी 51% शेयर्स बेच रही है यहाँ पे, सेलिंग 51% शेयर्स। अगर गवर्नमेंट ने 51% शेयर्स बेच दिए तो अब गवर्नमेंट क्या हो गई, माइनॉरिटी पार्टनर, ठीक है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर, उसका 49 ही रह गए। तो जिसके पास मेजोरिटी है वो कहलाएगा बैंक का मेन ओनर, ठीक है। तो जैसे एक्सिस बैंक पहले यूटीआई के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसमें अपने शेयर्स बेच दिए और वो हो गया प्राइवेटाइज, ठीक है। उसी तरह से आईडीबीआई बैंक, इसको भी प्राइवेटाइज कर दिया गया, यानी कि गवर्नमेंट ने अपनी शेयर होल्डिंग बेच दी। यानी कि वही जो हम लोग बात करते हैं उसमें डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने अपने डिसइन्वेस्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी बातें निकल के आई पब्लिक सेक्टर बैंक की। और अभी एज ऑफ नाउ हमारे पास 13 पब्लिक सेक्टर बैंक है, इंक्लूडिंग दैट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, 13 बैंक बचे। ये इसलिए पहले बैंकिंग सेक्टर में एक टाइम था जब बहुत बूम आया था, हर दूसरा बच्चा आपको बैंकिंग की तैयारी करते हुए दिखता था, क्योंकि उसमें बहुत सारे अराउंड 27 गवर्नमेंट बैंक्स थे, ठीक है, 2011 के पहले का देखेंगे। फिर धीरे धीरे इनका कंसोलिडेशन मर्जर वगैरह शुरू हुआ और अब सिर्फ 13 बैंक्स रह गए हैं गवर्नमेंट के पास। इसके बेनिफिट वगैरह ये हो जाते हैं कि जैसे मर्जर हो गया तो अब एसबीआई हर जगह, एक ही शहर में एसबी स्टेट बैंक ऑफ इंदौर भी था और मेन एसबीआई भी था, और फिर स्टेट बैंक जैसे आप बीकानेर चले जाएंगे वहां भी मिलेगा, मैसूर मिलेगा, मतलब काम सेम ही कर रहे हैं लेकिन अलग अलग। तो उसमें इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं आती थी। तो अब उम्मीद ये की गई कि ये मर्जर के बाद एफिशिएंसी आएगी, वर्क पावर, वर्क फोर्स कम हायर करनी पड़ेगी तो खर्चा कम होगा, ब्रांचेस कम खोलनी पड़ेगी, तो एफिशिएंसी आएगी थोड़ी सिस्टम में, इकोनॉमी ऑफ स्केल आएगी। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज प्राइवेट सेक्टर बैंक। आप सिर्फ अभी समझ लीजिए, मैं आपको इस पे सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, सब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कि जब तक क्वेश्चन ना करूँ तब तक ये यकीन नहीं होता कि हमने जो पढ़ा वो काफी है या नहीं, ठीक है। बट काफी होगा, भरोसा रखो। ओके, प्राइवेट सेक्टर बैंक।
अब आपने बहुत आज़ादी के टाइम चलो सिचुएशन भी वैसी थी, लेकिन हमने नेशनलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया। गोल्स थे हमारे कि हमें पॉवर्टी एलिमिनेशन करनी है, क्योंकि कोई बैंक किसी गरीब को लोन देगा क्या? सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, हमें पॉवर्टी एलिमिनेशन पे ध्यान देना है। अब जैसे अगर किसी को काऊ या बफेलो ही खरीदनी है तो छोटा लोन ही चाहिए होगा 50-60 हज़ार का। बट बैंक नहीं देगा कि आपकी पेइंग कैपेसिटी क्या है। आप मिल्क का काम करना चाहते हो, आपका मिल्क अगर सेल नहीं हुआ तो कैसे चुकाओगे? नहीं, इस तरह की बातें। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स अच्छे थे, सब कुछ था, लेकिन पॉलिटिसाइजेशन ने इस प्रोसेस को खराब किया। पॉलिटिशियंस ने खुद अपने अपने रिश्तेदारों को पैसे दिलवा के और डिफॉल्ट करवाते चले गए, और ये चीज आज भी होती है। दूसरा, गवर्नमेंट एडमिनिस्टर्ड लोन था। गवर्नमेंट एडमिनिस्टर कर रही थी इंटरेस्ट रेट को, तो वो प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था। राइट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा होने से रिकवरी बहुत पुअर थी। ठीक है, जिसे हम आज के टर्म में क्या कहते हैं, मुझे दैट वर्ड इज नॉट क्लिकिंग टू मी। ओके, वो जो डेट जो भी हो जाता है, जस्ट दिमाग में नहीं आ रहा वो वर्ड, सॉरी। एनीवे, फिर उसके बाद एम्प्लॉयज की यूनियंस, खासकर यूनियंस ने इसकी फंक्शनिंग को बहुत ज्यादा हैम्पर किया। एक टाइम कलकत्ता ना, कोलकाता कोलकाता बहुत अच्छा था इंडस्ट्रियलाइजेशन में, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा था। बट वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रही ऑलमोस्ट 30 ईयर्स। उसने लेबर यूनियंस, वर्कर यूनियन को इतनी ज्यादा पावर दी कि वो रोज स्ट्राइक, रोज का काम हो गई थी। तो उस स्ट्राइक से परेशान होकर प्राइवेट कंपनीज तो बंद होना शुरू हो गई कि हमें कोलकाता में तो काम नहीं करना, वो बंगाल से बाहर जाने लगी ना। बंगाल खुद रिच प्रोविंस होता आज। ठीक है, वो सब मुंबई की तरफ, चेन्नई की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर दिया कंपनी, क्योंकि जहां भी लेबर यूनियंस बहुत ज्यादा बार बार स्ट्राइक होगी तो कोई प्राइवेट वाला आदमी कैसे अपना काम कर पाएगा। राइट, तो इन सब यूनियन की वजह से, और उसके बाद फिर 91 में जब हमारे यहाँ आए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, तो हमने सोचा नाउ दिस इज द अपॉर्चुनिटी कि हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए। तो नरसिम्हन कमेटी बनी। ठीक है, जैसा कि अभी हमने बात की, नरसिम्हन फर्स्ट, इसे नरसिम्हन फर्स्ट कहते हैं। अब नरसिम्हन फर्स्ट ने क्या किया, इसने कुछ रिकमेंडेशन दिए, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट था कि पहले तो गवर्नमेंट अपनी शेयर होल्डिंग डिक्रीज करे इनमें से। ठीक है, यानी कि आप ले आइए बिलो 49% अपनी शेयर होल्डिंग, 51% बेच दीजिए ताकि वो प्राइवेट बैंक कहलाए। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक में अपनी शेयर होल्डिंग पहले तो कम कीजिए। दूसरा, आपका सीआरआर और एसएलआर बहुत ज्यादा हाई है, इसको डिक्रीज कीजिए। This CRR and SLR used to be as high as I think 55% दोनों मिला के। ठीक है, यानी कि 100 रुपए अगर बैंक के पास आ रहा है तो उसमें 55% तो आप रिजर्व में रखवा देते थे, तो फिर सिर्फ 45 ही होता था जो नीचे लोन के लिए अवेलेबल होता था। तो ऐसे में ग्रोथ कैसे आएगी? राइट, तो यहाँ पे कहा गया आप सीआरआर एसएलआर को कम कीजिए। फिर हम लोग कम करके कम कर करके आज ये अराउंड 4% चलता है, और एसएलआर आपका 18% के अराउंड चलता है। राइट, यानी कि 22 रुपीज पे आ गया। ठीक है, पहले ये 55 तक होता था। तो ये दूसरा रिकमेंडेशन था। तीसरा रिकमेंडेशन था दैट गवर्नमेंट शुड नॉट डिसाइड द इंटरेस्ट रेट। ये बैंक की मर्जी पे छोड़ दीजिए आप। ठीक है, और प्राइवेट बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स, इनको ओपन करने की परमिशन दीजिए। अब देखिए, अब एक चीज देखिए, 1991 यही वो है जब ऑलमोस्ट कोल्ड वॉर खत्म होने वाली थी। तो फॉरेन बैंक को पहले अलाउ ना करने का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि इन फॉरेन बैंक्स के थ्रू हमारी सॉवरेनिटी पर इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक, फॉरेन से पैसा आएगा तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करेगा, और हमारी प्रेजेंट पार्टी ने तो ऐसी हरकतें की हैं। जो अभी गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी फॉरेन फंडिंग अलाउ कर दी, तो कैसे इन्फ्लुएंस नहीं होंगी आपकी पॉलिसीज फिर, अगर आप फॉरेन फंडिंग ले रहे हो तो। राइट, तो अब फॉरेन बैंक्स को, प्राइवेट बैंक्स दोनों को अलाउ करने की बात की गई। ठीक है, मतलब प्राइवेट बैंक्स तो पहले भी थे, लेकिन और ज्यादा तेजी से इनको प्रमोट किया जाए ताकि कंपटीशन आए। अब एसबीआई की सर्विसेज पहले तो और ज्यादा पुअर थी। आप जाइए और वो कहेंगे अभी इंतजार कीजिए। अब तो फिर भी थोड़ी ठीक हो गई है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक से कंपटीशन आता है। क्योंकि अब अगर आप ठीक से काम नहीं करोगे तो इंसान दूसरे बैंक में जाके खोल लेगा, वो एचडीएफसी में जाके अपना वो खोल लेगा अकाउंट। राइट, अब इसी से रिलेटेड कुछ टर्म समझते हैं। जैसे एक टर्म आता है ऑन टैप लाइसेंस, न्यूज़ में हम लोग को ये देखने को मिलता है, ऑन टैप लाइसेंस। तो इसका इसका क्या मतलब है? सी, पहले क्या होता था, आरबीआई हमेशा बीच बीच में कभी कभी कि चलिए मैं इनविटेशन दे रहा हूँ, जिसको बैंक ओपन करना हो वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो वेट करना पड़ता था आपको कि आरबीआई जब, जैसे आज एग्जाम के फॉर्म आते हैं, नोटिफिकेशन आता है, वैसे आरबीआई की तरफ से कि अब आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद आरबीआई ने कहा चलो छोड़ो, कोई जरूरत नहीं, आपको जब आना हो तब आ जाना। ठीक है, उसको कहते हैं ऑन टैप लाइसेंस, यानी कि जब आपको एप्लीकेशन देनी हो आप तब दे लो। मतलब यूपीएससी में आप ये समझिए कि जब आपको लगे कि अब आप तैयार हो तब एग्जाम दे लो। ठीक है, नोटिफिकेशन का वेट मत करो अलग से।
ठीक है, जब आपको लगे मैं तैयार हूं तो आप एग्जाम दे लो, वो वाली बात थी। ठीक है, तो इसी को कहते हैं ऑन टैप लाइसेंस। वेन एवर यू विश जस्ट कम अप्लाई फॉर लाइसेंस, सेटिस्फाई टू कंडीशन, दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी आपको। क्या आपके पास 500 करोड़ रुपीस की कैपिटल है? 500 करोड़ रुपीस की कैपिटल है। ठीक है, क्या आपके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस है? ठीक है, अगर ये दो चीज आपके पास है तो ठीक है, आप नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक चला सकते हो। ठीक, और अगर शेड्यूल बैंक बनना है मुझे, तो शेड्यूल बैंक बनना है तो फिर आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी जो हमने पीछे देखी थी। यानी कि 5 लाख की कैपिटल है। हाँ वो तो है ही, ऑफ कोर्स 500 करोड़ पड़े तो 5 लाख क्या चीज, ठीक है। और दूसरी कंडीशन जो थी वो इंपॉर्टेंट थी कि प्रोटेक्ट द डिपॉजिटर मनी। प्रोटेक्ट डिपॉजिटर मनी, आप बिजनेस इस वे में कीजिए कि हार्मफुल ना हो डिपॉजिटर्स के लिए, तो आपको शेड्यूल बैंक का स्टेटस दे दिया जाएगा। तो अब ये जो सेकंड कंडीशन है ना, ये सेटिस्फाई होती है ओवर द टाइम, जब कुछ साल आप फंक्शन कर लो और देखा जाए कि हाँ आप कर सकते हो, तब जाकर। ठीक है, अब आप सोचोगे कि फिर ये 5 लाख क्यों रखा है, इसको चेंज कर दो। तो कर देगा आरबीआई, उसकी मर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकता, उसको करना होगा कर भी देगा। ऐसा कोई रूल नहीं है, उसने उसे नहीं लगी जरूरत, उसने नहीं किया आज तक। ठीक है, तो ये जो सेकंड कंडीशन है ये डिसाइड कर सेटिस्फाई करने के बाद ही आप शेड्यूल कमर्शियल बैंक की तरह फंक्शन कर सकते हो। शेड्यूल के जो प्रॉफिट है वो हमने पीछे देख ही लिए थे, शेड्यूल बैंक बनने के प्रॉफिट। राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्राइवेट हो गए फॉरेन बैंक्स पर। सी फॉरेन बैंक्स हम उनको कहेंगे जो रजिस्टर हुए हों अब्रॉड। फॉरेन में रजिस्टर हुए हैं, सिर्फ उन्होंने अपनी एक ब्रांच यहाँ पे खोली हुई है। ठीक है, ब्रांच खोली है उन्होंने इंडिया में, जैसे एचएसबीसी बैंक, हांगकांग शंघाई बैंक। राइट, उसने भी अपनी ब्रांचेस यहाँ खोली हुई है। क्या इनको आरबीआई के सारे नॉर्म्स लागू होंगे? बिल्कुल होंगे। सीआरआर लगेगा इन पर, एसएलआर भी मेंटेन करना होगा, पीएसएल नॉर्म्स भी वेरी वो करेंगे, लागू होंगे। ठीक है, जैसे आपको 40% अपना प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग को ही देना होगा। राइट, लेकिन ये सब किया जाता है ऑन रेसिप्रोकल बेसिस। जैसे अगर चाइना का बैंक हमारे यहाँ ब्रांच खोल रहा है तो फिर आप भी परमिशन दीजिए हमारे एसबीआई को आपके यहाँ ब्रांच खोलने की। ठीक है, रेसिप्रोकल बेसिस पे ही किया जाएगा। जो कंट्री हमारे बैंक्स को अलाउ नहीं करेगी अपने यहाँ, तो हम उनके बैंक्स को भी अलाउ नहीं करेंगे। दैट इज व्हाट रेसिप्रोकल मीन्स हियर। राइट, अब नो सी, अब जैसे हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो क्या फॉरेनर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं? यस, मैंने आपको बताया कि फॉरेनर कैन इन्वेस्ट इन पब्लिक सेक्टर बैंक अप टू 20% शेयर होल्डिंग। ठीक है, 20% तक की शेयर होल्डिंग फॉरेनर्स ले सकते हैं हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक में। तो अब स्टेटमेंट अगर ऐसा आ जाए कि फॉरेनर्स अलाउ नहीं है यहाँ पर इन्वेस्ट करना, तो ऐसा नहीं है, 20% तक कर सकते हैं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में 15% ओनरशिप फॉरेनर्स के पास है, एसबीआई में 14%, पीएनबी में 13%, लेकिन अंडर 20 ही है सब। ठीक है, तो और इंडियन प्राइवेट बैंक में, ठीक है, प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर बैंक में, प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी कर सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है, बट 49% तक अंडर ऑटोमेटिक रूट एंड 74% तक आफ्टर गवर्नमेंट अप्रूवल। हालांकि वो चाइना के साथ कुछ गड़बड़ होने के बाद हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि जितनी भी कंट्रीज के साथ हमारी लैंड बॉर्डर शेयर होती है, उन कंट्रीज को अगर एफडीआई इन्वेस्ट करनी है इंडिया में तो फिर आपको परमिशन लेनी होगी गवर्नमेंट से। ओके, तो यहाँ पे हमने फॉरेन बैंक जान लिए, प्राइवेट जान लिए, पब्लिक सेक्टर बैंक जान लिए, आरबीआई की हिस्ट्री जान ली। तो हमने यहाँ पे कितना कंप्लीट कर लिया है? हमने तीन चीजें कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, एक पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गए, फॉरेन बैंक हो गए। ठीक, अब कमर्शियल बैंक्स वी आर डन। सेकंड पे हम आने वाले हैं डिफरेंशियल बैंक्स पर। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे आरआरबी, लोकल एरिया बैंक, एसएफबी एंड पेमेंट बैंक। ठीक है, तो अब हम डिफरेंशियल बैंक में एंटर कर रहे हैं, वो हमारा खत्म हो गया है कमर्शियल बैंक। ऑलराइट, आई होप बोर नहीं हो रहे हो तो भी करना तो पड़ेगा। खुद से पढ़ने जाओगे तो और ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लोगे। यहाँ रिवाइज करो, हैंड रिटन नोट्स बनाओ बस, और मॉक क्वेश्चन लगाओ, हो जाएगा तैयार सब। ठीक है, मॉक क्वेश्चन भी बन जाएंगे आपके। ओके, डिफरेंशियल बैंक्स। देखिए, अब एक तो वो यूनिवर्सल बैंक जो हमने ऊपर देखे, उनको यूनिवर्सल बैंक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये डिफरेंशियल बैंक, ये मैंने आपको बताया कि ये कुछ स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही बनाए जाते हैं, ये डिफरेंशियल बैंक। तो अगर ब्रांच ओपन करने की बात हो तो, अगर ब्रांच ओपन करने की बात है तो ये लोग
कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये कहीं भी एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन इन पर डिफरेंशियल बैंक पर जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन होती है ब्रांच एक्सपेंशन में। ठीक, जैसे लोकल एरिया बैंक है तो आप एक लोकल एरिया में ही खोल सकते हो, ऐसा नहीं कि सब जगह खोल रहे हो। रीजनल रूरल बैंक है तो आपको मोस्टली प्रेफरेबली रूरल एरियाज में ही खोलनी होंगी। ठीक है, डिपॉजिट्स वगैरह एक्सेप्ट करने की बात की जाए तो हाँ, ये टाइम डिपॉजिट भी ले सकते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, और डिमांड डिपॉजिट भी ले सकते हैं। इनको दोनों अलाउ है। लेकिन डिफरेंशियल बैंक में जैसे पेमेंट बैंक होता है हमारा, पेमेंट बैंक को डिपॉजिट लेना अलाउ है, लेकिन सिर्फ 2 लाख रुपए तक। ठीक है, यानी कि लिमिट है। बट यहाँ यूनिवर्सल बैंक को कोई लिमिट नहीं होती, वो जितना चाहे डिपॉजिट ले सकता है। लेकिन डिफरेंशियल बैंक में, पेमेंट बैंक पर लिमिट है। राइट, उसी तरीके से क्या ये लोन दे सकते हैं? तो यूनिवर्सल बैंक तो जितना चाहे दे सकते हैं। ओके, बस 40% इनको प्रायोरिटी सेक्टर में देना होगा कंपल्सरीली। बट यहाँ पर नॉर्म्स अलग हैं। जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक है, रूरल एरिया बैंक, रीजनल रूरल बैंक है, इनको 75% अपना पीएसएल में देना पड़ता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। ठीक है, क्योंकि बनाए स्पेशल पर्पस के लिए गए वो, हमें प्रायोरिटी सेक्टर पर ही ज्यादा फोकस करना है इनको। ठीक है, उसके बाद रही बात पेमेंट बैंक की, तो वो तो दे ही नहीं सकते, उनको तो अलाउ ही नहीं है ना। पेमेंट बैंक पर मैंने आपके साथ मेंस 450 में प्लस में पूरा वीडियो किया था। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम जानी थी हमने, वहां मैंने आपको बताया था ना कि ये लोन नहीं दे सकते, वो क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर सकते। इनके पास जो भी डिपॉजिट आ रहा होगा ना, एक तो वैसे ही मैक्सिमम 2 लाख तक ही डिपॉजिट ले सकते हैं। ये इनको या तो किसी कमर्शियल बैंक के साथ डिपॉजिट करना होगा या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, ये लोन नहीं दे सकते पेमेंट बैंक्स। ठीक है, तो ये तो डिफरेंस हो गया हमारा इन बैंक्स में। ठीक है, यूनिवर्सल बैंक में और डिफरेंशियल बैंक्स में। अब हम सारे डिफरेंशियल बैंक को एक एक करके डिटेल में जानते हैं। ठीक है, ये तो इनके डिफरेंस हो गए। अब हम लोग चलते हैं, एक तरफ है हमारे पास आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, और दूसरी तरफ है हमारे पास लोकल एरिया बैंक। इन दोनों में फर्क जानते हैं। तो सी इन आरबीआई रीजनल रूरल बैंक की शुरुआत हुई थी 1970s में। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर एक अलग से एक्ट इनेक्ट किया गया था, रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976। राइट, इन पर भी एसएलआर नॉर्म्स लगेंगे, इन पर भी सीआरआर नॉर्म्स लगेंगे। ठीक है, लेकिन आरबीआई प्रिस्क्राइब कर सकता है सेपरेट थोड़े से। मैंने ऊपर ही हमने यहीं पे देखा ना। ठीक है, यहाँ पर नॉर्म्स लगेंगे बट थोड़े सेपरेट हो सकते हैं यूनिवर्सल बैंक से हटके। ठीक है, नेक्स्ट इज इनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देना होगा अपना 75%, जो भी आपके टोटल डिपॉजिट्स आ रहे हैं उसका 75% देना होगा। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो लोन देंगे उस पे जो इंटरेस्ट रेट होगा, वो इंटरेस्ट रेट कोऑपरेटिव बैंक के रेट से ज्यादा नहीं हो सकता। कोऑपरेटिव बैंक अभी आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक जो रेट पे इंटरेस्ट दे रहा है ना, उसी इंटरेस्ट पे या उससे भी कम इंटरेस्ट पे इनको देना होगा। ठीक है, इट कैन नॉट बी मोर देन कोऑपरेटिव बैंक इंटरेस्ट रेट। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड ये रिस्ट्रिक्टेड, इनका भी जो स्कोप है वो रिस्ट्रिक्टेड रहता है। ठीक है, कुछ ही डिस्ट्रिक्ट में काम कर सकते हैं ये, और मोस्टली इनको रूरल एरियाज को कैटर करना है, ऐसा नहीं कि जहां मन किया वहां ब्रांच खोल दी। ओके, दैट्स नॉट पॉसिबल। लोकल एरिया बैंक, लोकल एरिया बैंक था मनमोहन सिंह जी के दिमाग की उपज। ठीक है, 1996 में जब ये बजट पेश कर रहे थे तब इन्होंने कहा हमें कुछ लोकल एरिया बैंक बनाने होंगे, क्योंकि यूनिवर्सल बैंक क्या है, बैकवर्ड एरियाज में जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, कि वहां पे ज्यादा लोग नहीं है, वहां पे हमारे पास इतनी डिमांड नहीं आएगी, क्योंकि लोन लेने वाले भी नहीं है और डिपॉजिट करने वाले भी नहीं है, तो हम उस एरिया में नहीं जाना चाहते। तो फिर हमने इनको 1996 में बजट के थ्रू शुरू किया गया। राइट, लेकिन इसके लिए कोई अलग से एक्ट लेके नहीं आया था पार्लियामेंट। ठीक है, कोई ऐसे अलग एक्ट नहीं आया था। सीधे कोई सिंपली कोई भी प्राइवेट एंटिटी आएगी और अपना एप्लीकेशन कर सकती है। ठीक है, अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसी के अंडर में आप आइए, लाइसेंस ले लीजिए और अपना लोकल एरिया बैंक बना लीजिए। लेकिन रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप अपनी अगर ब्रांचेस ओपन करना चाहते हैं, जब और ब्रांचेस, तो मैक्सिमम आप सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट में ओपन कर सकते हैं। ओके, ओनली 3 डिस्ट्रिक्ट। लोकल एरिया की बात है ना, जैसे आपका मध्य प्रदेश अगर हो गया तो कोई भी 3 डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए। ठीक है, कंटिन्यूअस होनी चाहिए बॉर्डर एक दूसरे से। और इसके अलावा अगर अर्बन सेंटर में खोलना है तो केवल एक अर्बन सेंटर में ब्रांच खोलना अलाउ किया जाएगा आपको। ठीक है, पर डिस्ट्रिक्ट, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें कई सारी अलग अलग वो होती हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, जो भी बोलते हैं खैर। ओके, एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग इंपॉर्टेंट क्षेत्र होते हैं, तो उसमें से जो एक अर्बन सेंटर होगा सिर्फ उस एक अर्बन सेंटर में आप खोल सकते हो, बाकी आपको फिर
मोस्टली रूरल एरियाज में ही ओपन करनी होंगी, ठीक है, बाकी आपको रूरल एरियाज पर ही फोकस करना होगा, राइट। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। डिफरेंस तो नहीं कहूंगा ऐसे, बट मोस्टली ये 1970s में स्टार्ट हुआ। आरआरबी एक्ट अलग से बनाया गया, एसएलआर सीआरआर प्रोविजन इन पे लागू होते हैं, बस कुछ सेपरेट हो सकते हैं। पीएसएल नॉर्म 75% है इन पर, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कोऑपरेटिव बैंक से ज्यादा नहीं हो सकता, एंड इनका भी जो स्कोप है एक्सपेंशन का वो रेस्ट्रिक्टेड है, right? अब इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये है आरबीआई आरआरबी के बारे में, कि इनका अल्टीमेट कंट्रोल तो आरबीआई के पास होता है, ठीक? लेकिन इनके जो इमीडिएट रेगुलेटर है इनका, जो इनको डे टू डे ऑब्जर्व करेगा, वो इनका इमीडिएट रेगुलेटर नबार्ड होता है। तो ये ऐसे स्टेटमेंट आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं। लोकल एरिया बैंक ये मोस्टली नॉन शेड्यूल ही कहलाते हैं, ठीक है? इन पर भी एसएलआर सीआरआर पीएसएल नॉर्म्स ये सब अप्लाई होते हैं, ठीक है, बट नॉर्म्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट अप्लाई तो होंगे। पीएसएल इन पर भी अप्लाई होगा, इन्हें भी अपना करीब 75% वही देना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। इसके अलावा इनको भी सीआरआर वगैरह मेंटेन करने पड़ेंगे, इनको भी एसएलआर मेंटेन करना पड़ेंगे, ये सब इन पर भी अप्लाई होता है। अब ये जो रीजनल रूरल बैंक है ना, इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। सी अब इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपकी करंट का पार्ट है। आरआरबी जब 1976 में बनाए गए, प्लीज फोकस, हाँ, ये चेंजेस हुए हैं। यूनियन एक तरफ, स्टेट और एक तरफ स्पॉन्सर बैंक। जैसे सपोज कि किसी बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है किसी आरआरबी को, तो यहाँ पर रखा गया था कि 50% शेयर होल्डिंग यूनियन के पास रहेगी, 15% स्टेट के पास रहेगी, और बची हुई 35% स्पॉन्सर बैंक के पास रहेगी, ठीक है। इस तरीके से आरआरबी बने उस टाइम। 2015 में इसमें अमेंडमेंट किए गए। अब अमेंडमेंट सुनिए। शेयर होल्डिंग ट्रांसफर की गई कि यूनियन प्लस स्टेट प्लस स्पॉन्सर बैंक, हम तीनों मिलकर रखेंगे 51% सिर्फ, ठीक है। बाकी की जो 49% बच गई वो दे दी जाएगी प्राइवेट्स को, प्राइवेट सेक्टर को, ओके। तो इसके पीछे मोटिव क्या था कि वो एक फ्रेश शेयर, नए शेयर इशू करेंगे तो और ज्यादा कैपिटल आएगी बैंक के पास, प्राइवेट सेक्टर जब इसमें आएगा तो और ज्यादा कैपिटल आएगी। बट अब मुझे एक बात बताइए, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स को खोलने का मेन मोटिव क्या था? प्रॉफिट मोटिव नहीं था, मोटिव था रूरल एरियाज के लोगों को, उनकी डिमांड को कैटर करना। तो आपने रूरल एरियाज को कैटर करने के बीच में फिर प्रॉफिट कहाँ से आ गया? ये प्रॉफिट मोटिव ने तो फिर वो पूरा पर्पस ही डिफीट कर दिया आरआरबीज का, राइट। तो ये एक लॉस हुआ यहाँ पर। आगे चलते हैं। अब इसके बाद फिर हम लोग एक और नई चीज लेकर आए, दैट इज पेमेंट बैंक, ठीक है। नचिकेत मोर कमेटी बनी थी 2013-14 में, उसने कहा था कि हमें एक पेमेंट बैंक बनाने चाहिए। उसका रीजन पहला तो हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करें। जैसे जो लोग बाहर जॉब करने आ जाते हैं, जो रिक्शा चालक और ये सब होते हैं, महीने भर काम करने के बाद 20-30 हजार रुपए कमाए, तो वो पेमेंट बैंक के थ्रू डायरेक्ट पहुंचा सके, ठीक है, उनको कैश हैंडल ना करना पड़े। आजकल तो पेटीएम वगैरह जो पेमेंट बैंक्स हैं, तो आप सीधे उसमें पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंपटीशन आएगा दूसरे बैंकिंग बैंक्स के लिए, और तीसरा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे, ठीक है? ये सब फोकस किया गया पेमेंट बैंक का। देन अब इसके साथ साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी बनाए हमने। स्मॉल फाइनेंस बैंक एक तरफ, दूसरी तरफ पेमेंट बैंक्स। तो इनमें भी जरा डिफरेंस जान लीजिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए एलिजिबिलिटी, इनके लिए एलिजिबिलिटी थी मिनिमम 100 करोड़, ठीक। और इनका जो ओनर है वो रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का ही, ठीक। पेमेंट बैंक बनने के लिए आपको रिक्वायरमेंट थी मिनिमम 100 करोड़, सेम रिक्वायरमेंट, एंड रेसिडेंट इंडियन होना चाहिए। अभी प्रेजेंट में सिर्फ 6 पेमेंट बैंक हैं हमारे पास, ठीक है। आए तो बहुत सारे थे, 10 से ज्यादा आए थे, बट वो लोग फिर निकल गए कि यार लॉस है, कोई फायदा नहीं। कि पेमेंट बैंक में वो जो कंडीशन है ना कि 2 लाख से ज्यादा डिपॉजिट नहीं हो सकता और आप लोन नहीं दे सकते, तो फिर प्रॉफिट कहाँ से जनरेट करें? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितना प्रॉफिट दे देंगी, या कमर्शियल बैंक के पास में जमा भी कर दूं तो कितना डिपॉजिट दे सकता है, ठीक है। मेन डिपॉजिट तो लोन देकर ही आता है ना आखिर मार्केट में, राइट। स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के लिए जैसे माइक्रो फाइनेंस बैंक होते हैं बहुत छोटे लेवल पे, माइक्रो फाइनेंस, ठीक है, 10-10 हजार रुपए तक के भी लोन देते हैं। माइक्रो फाइनेंस बैंक जिनके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस होगा वो अप्लाई कर सकते थे, जबकि पेमेंट बैंक के लिए तो कोई भी कर सकता था। जैसे कोई कंपनी, जैसे पेटीएम ने अप्लाई किया, ठीक है, कोई भी कंपनी अप्लाई कर सकती थी। या फिर जैसे जियो ने भी अप्लाई किया, ठीक है, जियो ने, या वॉलमार्ट,
ये इस तरह की मार्केट चेन वगैरह भी अप्लाई कर सकती है। दी ओनली थिंग बॉस कि इनका अल्टीमेट कंट्रोल एक इंडियन रेसिडेंट के पास होना चाहिए, राइट। तो क्या इन पर सीआरआर, एसएलआर, रेपो डिपॉजिट ये सब अप्लाई होंगे? तो यस, बिल्कुल होंगे, दोनों पर होंगे। इन पर भी होंगे और इन पर भी होंगे, पेमेंट बैंक्स पर भी, ठीक है, इन सब पे अप्लाई होते हैं। सिमिलरली ब्रांच रूरल पेनिट्रेशन की बात की जाए तो इनको, ये जो आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनके लिए कंपलसरी है 25% ब्रांचेस आपको रूरल एरियाज में खोलनी होंगी। जबकि इनको इनको ब्रांच खोलने की ऐसी कोई ज़रूरत बोली ही नहीं गई, कोई ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन आप एक्सेस पॉइंट बनाइएगा। एक्सेस पॉइंट यानी जहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, 25% ऐसे एक्सेस पॉइंट आपको रूरल एरियाज में खोलने होंगे। जैसे कि सपोज कोई भी किराना स्टोर पे खोल दिया कि ये पेटीएम का एक्सेस पॉइंट है, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। अब तो खैर वो क्यूआर आने के बाद तो सब और ईज़ी हो गया है। ओके, क्या वो डिपॉज़िट ले सकते हैं? तो यस, स्मॉल फाइनेंस बैंक डिपॉज़िट ले सकता है और ये भी ले सकते हैं, पेटीएम बैंक वाले भी, यस, बट ओनली अप टू 2 लाख रुपीज़। एंड नो एनआरआई डिपॉज़िट, नो एनआरआई से डिपॉज़िट नहीं ले सकते पेटीएम बैंक, क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का रिस्क आ जाता है उसमें, ठीक है। क्या डेबिट कार्ड इश्यू कर सकते हैं? तो हाँ, दोनों करते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक भी करता है, ये भी करता है। क्रेडिट कार्ड इश्यू कर सकते हैं? नो। ठीक है, ये तो कर सकता है लेकिन ये नहीं कर सकता, क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का लोन ही होता है और लोन देना अलाउ नहीं है। इनको अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, या गवर्नमेंट के ही ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट कर दो, या फिर शेड्यूल कमर्शियल बैंक के पास रख दो, ठीक है, उनके पास जमा कर दो, उनसे ले लेना जो ब्याज वो देना चाहें। क्या ये आगे चल के और बड़े बन सकते हैं? तो स्मॉल फाइनेंस बैंक आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने आप को यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक में कन्वर्ट करने के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और अगर पेटीएम, ये पेमेंट बैंक वालों ने 5 साल ठीक ठाक फंक्शन कर लिया तो ये अप्लाई कर सकते हैं कि अब हमें स्मॉल फाइनेंस बैंक बना दो, ठीक है। और फिर और 5 साल अगर इन्होंने ठीक से काम किया तो फिर यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक बन सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये यहाँ इस स्टेप पे आना पड़ेगा पहले पेमेंट बैंक को, फिर यहां से ये कमर्शियल बैंक पे जाएंगे, ओके। उसी तरीके से कुछ नॉर्म्स होते हैं, बेसल नॉर्म्स। बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं ये हम बात करेंगे बाद में आगे चल के, जब हम उसमें आएंगे दूसरे आगे के सेक्टर में, ठीक है। एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना होता है 9% का सभी को। वर्ल्ड ओवर ये बेसल ने डिसाइड किया था कि 8% रखी, लेकिन इंडिया ने और प्रिकॉशन लेते हुए 9% रखा है, right? इसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसकी भी बात कर लेते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये पोस्ट बैंक की जहां तक बात आती है ना, एक तो इनका नेटवर्क बहुत अच्छा है, ये गांव गांव तक इनके पोस्टमैन वगैरह जाते हैं, नेटवर्क बहुत अच्छा था तो उस स्ट्रेंथ को भी यूज करना था हमें। दूसरा, लोग ट्रस्ट बहुत करते हैं पोस्ट ऑफिस पे, आज भी रूरल एरियाज में अगर लोग सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं तो पोस्ट ऑफिस पे, ठीक है। तो इसने अपने आप को रजिस्टर किया पहले एज अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। 100% गवर्नमेंट ओन्ड है, इसलिए ट्रस्ट और भी ज्यादा है। ऑलरेडी पोस्ट ये जो पोस्ट ऑफिस हुआ करते थे, ये लोग एक सेविंग बैंक चलाते थे, ठीक है। तो उसमें ऑलरेडी करीब करीब आपके 1.5 लाख से ज्यादा वो थे, सॉरी, कस्टमर रीच बहुत ज्यादा थी, ठीक है। 1.5 लाख तो इसकी ऑफिस ही है। अब इसमें ना इसने 3 अकाउंट टाइप जो खोले, अभी अकाउंट टाइप याद रखिएगा, प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अकाउंट टाइप खोले, उसमें से 3 ऑप्शन दिए थे, सफल, सुगम एंड सरल। तो ये 3 टर्म्स याद रखिएगा। इस तरह के अलग अलग कैटेगरी में इसने बैंक अकाउंट खोलना लॉन्च किया। पर्पस वही सब था, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना है। और कोई जीरो बैलेंस मेंटेन कर सकते हो आप, ठीक है। माइनर माइनर लोग भी खोल सकते हैं अगर वो 10 साल से बड़े हैं, तो उनको भी अलाउ किया गया। तो पोस्ट बैंक, अब दोनों कैटेगरीज में कन्वर्ट नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जैसे एक है आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ये पहले से चल रहा था। दूसरा अब हमने खोला है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इन दोनों में फर्क समझो। ये स्टार्ट हुआ था गवर्नमेंट सेविंग बैंक एक्ट 1873 में जो आया था, ये 1873 से चल रहा है ये, जबकि ये स्टार्ट हुआ है एज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक। और ये शुरू कब हुआ? 2016 में जाके, 2016 में स्टार्ट हुआ। नहीं, ये वाला जो है इसमें सिर्फ आप सेविंग अकाउंट खोल सकते हो, जबकि यहाँ इसमें आप सेविंग अकाउंट भी खोल सकते हो और करेंट अकाउंट भी खोल सकते हो। दैट इज वन डिफरेंस, ठीक है। दोनों अकाउंट अलाउ हैं आपको यहाँ पे खोलना। क्या ये टाइम डिपॉजिट यूज एक्सेप्ट कर सकता है? तो यस।
बट ये वाला टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये पेमेंट बैंक है ना, पेमेंट बैंक को अलाउ ही नहीं है टाइम डिपॉजिट लेना। ठीक है, सिर्फ डिमांड डिपॉजिट ले सकते हैं पेमेंट बैंक्स। ठीक है, तो अगर आपको पोस्ट ऑफिस पे भरोसा है और आपको खोलना है टाइम डिपॉजिट, यानी कि एफडी करानी है बच्ची की, इस तरह की चीजें, टाइम डिपॉजिट, तो टाइम डिपॉजिट आप यहां जाके खोलिए फिर। ठीक है, पेमेंट बैंक्स में नहीं खुल सकता टाइम डिपॉजिट। ओके, हाँ, क्या 2 लाख से ज्यादा डिपॉजिट कर सकते हैं? तो यहां तो कर सकते हो, ठीक है, यहां अलाउ नहीं है क्योंकि ये पेमेंट बैंक है। ओके, अब एक स्कीम चलती है पूरे देश भर में, सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, बच्चियों के नाम पे फिक्स डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ ओपन कर सकते हो। यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको पेमेंट बैंक है, तो इसमें आप ये सुकन्या समृद्धि जो है, फिक्स डिपॉजिट करा दिए जाते हैं कुछ पैसे। ठीक है, लाइक 10,000 करा दिए, फिर वो बच्ची बड़ी होगी तब तक इतना अमाउंट बनेगा। बट अगेन वो भी एक तरह का टाइम डिपॉजिट है ना, तो पेमेंट बैंक में अलाउ नहीं है वो। ओके, तो ये कुछ बातें हमने जान ली। नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं, एक और टर्म आता है नियो बैंक। नियो बैंक, न्यू बैंक इज नथिंग बट आप ये कह सकते हो कि ये सब कुछ, सारा फंक्शन ये इसका ऑनलाइन ही करेगा। ठीक, कोई भी अपनी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है इसकी। ठीक, लेकिन अभी इसको ना अपन ऐप से कंसिडर मत करना। ये जो ऐप लोन दे रही है वो नियो बैंक नहीं है। नियो बैंक के लिए तो यहाँ तो आपको प्रॉपर आरबीआई के कंट्रोल में आना पड़ेगा, सब कुछ आरबीआई के थ्रू होगा। ठीक है, तो आरबीआई ने अभी तक ऐसा कुछ अलाउ नहीं किया है यहाँ पर। ठीक है, नियो बैंक को अभी परमिशन नहीं दी है। आप कह सकते हो कि ये जो लोन ऐप्स हैं इनके फंक्शन नियो बैंक जैसे ही हैं, बट आरबीआई ने अभी तक ऐसी कोई परमिशन नहीं दी है इनको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कोऑपरेटिव्स पर। तो एक बार फिर से ऊपर जाएंगे। ओके, हमने कमर्शियल बैंक वी आर डन। ओके, डिफरेंशियल बैंक वी आर डन। अब हम लोग कर लेते हैं कोऑपरेटिव्स। ये 4 कोऑपरेटिव्स हैं मेन। ठीक है, फिर नॉन बैंक्स वाले हम कल करेंगे। कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, इनके बारे में कुछ बातें जानते हैं पहले। कोऑपरेटिव बैंक्स कब से शुरुआत हुई इनकी? 1966 से। अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जैसे मल्टी स्टेट, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, ये सीधे सीधे आते हैं, ये दोनों आरबीआई के सुपरविजन में। आरबीआई इनको कंट्रोल करता है। उसके अलावा भी हमारे पास और भी कोऑपरेटिव्स हमने ओपन किए, कि जैसे रूरल कोऑपरेटिव, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी वगैरह, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, उन पे ड्यूअल सुपरविजन आएगा। ठीक है, जैसे डिस्ट्रिक्ट डीसीसीबी या पीएसीएस। राइट, इस तरह की जो हमने खोले हैं उन पे ड्यूअल सुपरविजन आता है, आरबीआई का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी। ठीक है, तो ये सिंगली अंडर आरबीआई और ये ड्यूअल सुपरविजन ऑफ आरबीआई एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो क्या इन पर वो सब नॉर्म्स लागू होंगे, सीआरआर, एसएलआर, बेसल 3 वगैरह? तो यस, ठीक है, ये लागू तो होंगे, लेकिन हो सकता है कि स्लैब डिफरेंट रखे आरबीआई, वैसे ही ना रखे जैसा उन यूनिवर्सल बैंक के लिए रखता था। ठीक है, डिफरेंट स्लैब हो सकते हैं। रेपो एमएसएफ के लिए क्या एलिजिबल होंगे? हाँ होंगे, लेकिन ओनली सिलेक्टेड कॉपरेटिव्स। कि जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर, कॉपरेटिव भी शेड्यूल नॉन शेड्यूल हो सकते हैं, तो ओनली सिलेक्टेड कॉपरेटिव्स कैन अवेल द फैसिलिटी ऑफ रेपो रेट, एमएसएफ वगैरह। ठीक है, यहाँ पर आपके सीआरआर इनको भी मेंटेन करना पड़ेगा, एसएलआर इनको भी मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज पीएसएल लैंडिंग। पीएसएल नॉर्म्स अप्लाई होंगे, होंगे, लेकिन सिर्फ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पर। ठीक है, ये वाले पर सिर्फ इस पे अप्लाई होंगे, इन पे नहीं होंगे, इन सब पे। ठीक है, पीएसएल नॉर्म्स। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए एग्जाम के लिए। कौन बोरो कर सकता है? सभी बोरो कर सकते हैं सभी, लेकिन पहला जो प्रेफरेंस होगा, कोऑपरेटिव बनता कैसे है? लोगों के कॉपरेशन से, राइट? लोग, मेंबर्स जो होंगे वही शेयर होल्डर्स हो जाते हैं। तो पहला जो प्रेफरेंस दिया जाता है लोन के लिए, वो पहला प्रेफरेंस मेंबर को ही दिया जाएगा, जो मेंबर जिन्होंने बनाया है बैंक उन्हीं को। उसके बाद ये पैसा बच जाता है तो आप दे सकते हो। और यहाँ पे एक फंडा चलता है, वन मेंबर वन वोट का। ऐसा नहीं कि मैंने ज्यादा पैसे लगाए हैं कोऑपरेटिव बैंक में तो मुझे ज्यादा दो, नहीं, वन मेंबर वन वोट ही चलेगा। ठीक, क्योंकि इसमें मेन गोल होता है कम्युनिटी की हेल्प करना, यहाँ पे कोई प्रॉफिट मोटिव्स ये सब नहीं।
लेकिन कॉपरेटिव्स में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे सबसे पहले तो पॉलिटिसाइजेशन। अब जब अमित शाह जैसे, पीयूष गोयल जैसे सेंट्रल मिनिस्टर अगर कोऑपरेटिव के चेयरमैन बन के बैठते हैं, तो आप समझ सकते हो किस लेवल का पॉलिटिसाइजेशन चलेगा यहाँ। राइट? उसी तरीके से कास्टिज्म, एक दलित लोन लेके दिखा दे आरआरबी से इजिली, बहुत मुश्किल है। पुअर रिकवरी, कुछ दादा भाई जैसे लोग होते हैं जो नहीं चुकाते, ले लिया भूल जाओ। स्कैम बहुत हुए हैं। रिमेंबर वो पंजाब महाराष्ट्र बैंक, पीएमसी कोऑपरेटिव बैंक, राइट? वहां पर बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। उसी की तरह मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है इनको, ब्लैक का वाइट करने के लिए। डिमोनेटाइजेशन जब हुआ ना, जब कोऑपरेटिव बैंक्स का ही सबसे ज्यादा मिसयूज हुआ इसको ब्लैक को वाइट करने में। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या जाना, दो कैटेगरी हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। इस तरफ जाएंगे तो हम अर्बन एरियाज में, अर्बन एरियाज में या तो ये सिंगल स्टेट हो सकते हैं, एक ही स्टेट में फंक्शन कर रहे हैं, या फिर मल्टी स्टेट हो सकते हैं। उसी तरीके से इधर हम जाएं रूरल एरियाज में, कोऑपरेटिव्स में, तो रूरल एरियाज में हमारे पास एक तो स्टेट कोऑपरेटिव हो जाएंगे जो स्टेट गवर्नमेंट के रन होंगे, दूसरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, और तीसरा हो जाएगा हमारा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है, तो ये दो डिफरेंशिएशन हो गए, अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में। ठीक है, सिर्फ अर्बन वाले पर है जिसपे पीएसएल नॉर्म्स लागू होंगे। ठीक है, यानी कि इधर वाले बैंक्स पे लागू होंगे सिर्फ पीएसएल नॉर्म्स, इधर वालों पर पीएसएल नॉर्म्स लागू नहीं होंगे। ऑलराइट, देन दिस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ये शेड्यूल भी हो सकते हैं और ये नॉन शेड्यूल भी हो सकते हैं, सिंगल स्टेट भी हो सकते हैं, मल्टी स्टेट भी हो सकते हैं। और इनको आरबीआई ने अलाउ कर दिया है, अब 2018 के बाद से इनको अलाउ कर दिया है कि अगर आप चाहो तो अपग्रेड कर सकते हो अपने आप को, अपग्रेड योरसेल्फ इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक ऊपर हमने जब समझा, हमने जाना अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 5 साल अच्छा फंक्शन कर लिया है तो वो कमर्शियल बैंक भी बन सकता है। राइट? उसी तरीके से रूरल एरियाज में ये तीन तो हो गए, इसके अलावा भी ना मिसलेनियस टाइप के भी होते हैं, जैसे बहुत लॉन्ग टर्म लोन चाहिए तो अलग से भी चलाए जाते हैं लैंड बैंक। राइट? इस तरह की चीजें भी चलाई जाती हैं। ओके, अच्छा मैंने ऊपर आपको एक चीज बताई थी, जस्ट अ सेकेंड ना। हाँ, इन सबको रेगुलेट स्टेट गवर्नमेंट और आरबीआई ड्यूअल रेगुलेशन, लेकिन ये जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी है ना, इसको सिर्फ अकेले स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, इसको सिर्फ अकेले स्टेट गवर्नमेंट ही रेगुलेट करती है, यहाँ पे आरबीआई का कोई रोल नहीं है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ओके, तो आई थिंक हम यहाँ पे रुक सकते हैं अब। अच्छा, एक सेकंड, जस्ट सेकंड। ओके, अमेंडमेंट हुआ था एक, इसमें जब पीएमसी घोटाला हुआ ना, उसके बाद कुछ 2020 में कुछ अमेंडमेंट किए गए, तो उसको एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला सिंगल स्टेट, एक तरफ है सिंगल स्टेट वाले बैंक, सिंगल स्टेट में दोनों रूरल एरियाज में भी कुछ काम कर रहे होंगे, कुछ अर्बन में भी कर रहे होंगे। उसी तरह से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, और उसी तरीके से पीएसीएस में, इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। नो सी, पहले पहले इनका जो कंट्रोल था, ठीक है, इनका कंट्रोल था पहले आरबीआई प्लस स्टेट के हाथ में। ठीक है, यानी कि ड्वेल कंट्रोल था, इनका भी ड्वेल कंट्रोल था। उसी तरह मल्टी स्टेट है, इनका भी ड्वेल कंट्रोल था, आरबीआई प्लस स्टेट। और ये ड्वेल कंट्रोल की वजह से ही घोटाला हुआ। ठीक है, कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ कोई एक दूसरे पे जिम्मेदारी डालते रहते थे, उन्होंने ठीक से रेगुलेट नहीं किया, इन्होंने ठीक से रेगुलेट नहीं किया। ठीक है, एक दूसरे पर फेलियर इंपोज करते थे। और पीएसीएस, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी का तो सिर्फ अकेले पे था। तो यार यहाँ पे आरबीआई ने कहा कि चलिए इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। ये जो सिंगल स्टेट में रूरल वाला है, ठीक है, ये तो एज इट इज रखते हैं, दोनों इसको रेगुलेट करेंगे। लेकिन ये जो अर्बन वाला है, स्टेट को यहां से निकाल दिया। ठीक है, सारा रेगुलेशन आरबीआई ने अब अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, तो अर्बन सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव अब सिर्फ आरबीआई के हाथ में आता है। उसी तरीके से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, ये भी अब सिंपल आरबीआई के हाथ में आता है, स्टेट को निकाल दिया यहां से। ठीक? और पीएसीएस में तो जैसा था वैसा ही रखा।
राइट। और प्रीलिम्स 2021 में आपको जो क्वेश्चन आया था वो आया भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से ही रिलेटेड था। ठीक है? क्यों? क्योंकि 2020 में ये अमेंडमेंट हुए और 2021 में उसने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया इनके बारे में। राइट, अर्बन कोऑपरेटिव्स तो याद रखिएगा, अर्बन कोऑपरेटिव्स में अब स्टेट का कोई रोल नहीं है रेगुलेशन में। अब पूरा पूरा जो रोल है वो सिर्फ आरबीआई का ही रह गया है। ओके, और ये वैसे भी फंक्शन तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर में ही कर रहे हैं, 1949 में ही उसी के अंडर में फंक्शन करते हैं, तभी उन पे वो सारे नॉर्म्स लागू हो रहे हैं ना, एसएलआर वगैरह वगैरह। ऑलराइट, तो इसको हम अब यहीं पे रोकेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें ये जानेंगे। और आपने जितना आज कर लिया ना उसमें ही मेजोरिटी हो गया। ये सब जो एक्ट्स हैं, एक्सिम वगैरह, नबार्ड वगैरह, ये सब अलग से एक्ट इनेक्ट करके बनाए गए हैं। एक्सिम एक्ट, नबार्ड एक्ट, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट, सिडबी, नेफिड अभी लेटेस्ट बना है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की कोई प्रोबेबिलिटी है तो वो इसी पे है, नेफिड पे। इसी पे क्वेश्चन आएगा आपको इसका। उसके बाद एनबीएफसी होती है, ये जैसे ये हमारे प्राइमरी डीलर्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस फंड्स, माइक्रो फाइनेंस, मुद्रा। ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन है ये हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे, तो आपका ये पूरा पूरा बैंकिंग सेक्टर खत्म हो जाएगा। राइट, क्योंकि आप में से किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि एटलीस्ट इकोनॉमी का स्टैटिक करा दिया जाए, बाकी का स्टैटिक आप खुद से भी कर सकते हैं। बट एनी हाउ मैं अपनी तरफ से आपको ना एक चीज जरूर दूंगा, क्योंकि वो ओब्वियसली मेरा ऑप्शनल है तो मैं उसको बेटर जानता हूँ। हिस्ट्री में टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं आजकल। एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न से तो खैर इजी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इस पे आपको हार्डली कोई 3.5 घंटे का लेक्चर बनाऊंगा, बट मैं उसमें आपको पूरा कवर कर दूंगा हिस्ट्री। ठीक, मैं स्टैट पूरे हिस्ट्री मतलब उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिक पॉलिटिकल इवेंट्स वो सब तो आप कहीं से ही पढ़ सकते हो। मैं वो टर्मिनोलॉजी बेस्ड वीडियो बनाऊंगा, वो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा प्रीलिम्स में। ओके, एंड अगेन जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ, प्लीज हैंड रिटन नोट्स ही बना के चलिए, वही काम आएंगे। और इन पे रिलाई ना करना पीडीएफ वगैरह पे, क्योंकि रिवीजन नहीं कर सकते आप। पीडीएफ पढ़ तो लोगे, बट वो लास्ट में जब वो सबसे क्रूशियल टाइम आएगा ना, उसमें आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।